हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इससे पहले कि मैं आज आपको कुछ बतलाऊं, आज आप मुझे कुछ बतला दीजिए। देखिए जरा, बोर्ड में मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और उन दो सेंटेंसेस को इंग्लिश में मैंने ट्रांसलेट किया हुआ है। बस इतना सा आपको बतलाना है कि क्या वो दोनों ही सेंटेंसेस सही हैं ग्रामेटिकली। जरा देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे। इसको मैंने कुछ इस प्रकार से ट्रांसलेट किया है, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, फ्यूचर टेंस, तो इफ यू विल वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, मैंने बिल्कुल वैसा ही ट्रांसलेट किया हुआ है, यू विल पास, तो तुम पास हो जाओगे। ये भी फ्यूचर टेंस है, मैंने इसको फ्यूचर टेंस में मैंने इसको भी ट्रांसलेट कर दिया है। अगला सेंटेंस देखिए, उसने मुझे नहीं बताया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पर मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग ही डिड नॉट टेल मी, मैंने ये बतलाया। ओके, आगे मैंने कंजंक्शन लगाया है और फिर व्हाट हिज नेम इज, कि उसका नाम क्या है, कि उसका नाम क्या है। राइट, ये प्रेजेंट टेंस में है इसलिए मैंने इसे प्रेजेंट टेंस में बनाया। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या ये दोनों ही सेंटेंसेस ग्रामेटिकली सही है। जरा सोचिए, बस एक सेकेंड के लिए सोचिए। नहीं सही है ना? जी हाँ, ये दोनों ही सेंटेंसेस सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि आप लोगों ने रूल पढ़ा होगा, मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपके सामने होता है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो हमेशा ही अपने टेंस के लिए देखती रहती है अपनी प्रिंसिपल क्लॉज को, और प्रिंसिपल क्लॉज में प्रयुक्त हुए टेंस के अकॉर्डिंग ही वास्तव में वो क्या होती है, उस सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया होती है। जरा इस सेंटेंस को देखिए, उसने मुझे नहीं बताया, उसने मुझे नहीं बताया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब ये हुई व्हाट, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ, यहां से ये शुरू हुई और बनी ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया भी पास्ट टेंस में होगी अगर आपके प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया पास्ट टेंस में है। तो ये रूल्स तो आपने नरेशन में भी पढ़े होंगे और मैंने अभी आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस सब कुछ पढ़ाया है, मैंने बार बार आपको बतलाया भी है। ऐसे ही अगर आप देखते हैं और जानते हैं कि यदि कोई सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज होती है और वो कंडीशन को शो करती है, तो फिर अगर फ्यूचर टेंस में है आपकी प्रिंसिपल क्लॉज तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, कंजंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगी। तो आप देखिए ये दोनों ही सेंटेंसेस गलत हैं। यहाँ पर क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। ओके, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, इफ यू वर्क हार्ड, यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए। अब यहाँ से आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि मैं आज इस वीडियो में आपको क्या बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया है, आज मैं आपको सीक्वेंस ऑफ टेंसेस बतलाने जा रहा हूँ। अब आप लोग कह रहे होंगे ये सीक्वेंस ऑफ टेंसेस क्या है भाई, इसी को सीक्वेंस ऑफ टेंस बोलते हैं। चलिए, नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको और डिटेल में बतलाता हूं कि आखिर ये सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या होता है। जरा सुनिए, ये डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने सीक्वेंस ऑफ टेंस की। व्हेन अ पैसेज कंटेन्स मोर देन वन वर्ब इन इट, अगर कोई पैसेज लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर अगर कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, यही पैसेज होता है। अगर कोई पैसेज लिखा हुआ है तो उस पैसेज में प्रयोग जो एक से अधिक जो वर्ब्स होती हैं, उन वर्ब्स के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप बिटवीन द टेंसेज ऑफ द वर्ब्स, तो इस सेंटेंस में एक वर्ब ये है, एक वर्ब ये है, एक वर्ब ये है, एक वर्ब ये है और एक वर्ब ये है, इनमें कई वर्ब्स हो सकती हैं। राइट, तो उस पैसेज में प्रयुक्त हुई जो सारी की सारी जो वर्ब्स हैं, उन वर्ब्स के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, उसी रिलेशनशिप को ही हम कहते हैं इज नोन एज सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। उसी रिलेशनशिप को ही हम सीक्वेंस ऑफ टेंस कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं उस रूल को डिस्कस करता हूं। एक जनरल रूल है जिसको आमतौर पर सभी लोग अवॉइड कर देते हैं, लेकिन ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है। सबसे पहले उस रूल को देख लेते हैं और फिर इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे उस सबऑर्डिनेट क्लॉज की ओर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रूल नंबर 1, जो कि एक जनरल रूल है और सबको अपने माइंड में ये हमेशा रखना चाहिए। देखिए, 2 और मोर एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम, अगर आपको किसी पैसेज में या किसी सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक एक्शंस एक ही समय पर घटित होते हुए दिखाई पड़ते हैं तो क्या करना चाहिए, और अराउंड एट द सेम टाइम, या फिर थोड़ा सा इधर उधर लगभग एक ही समय पर घटित होते हुए दिखाई पड़े तो आपको क्या करना चाहिए, इन अ सेंटेंस और पैसेज, किसी सेंटेंस या पैसेज में द सीक्वेंस ऑफ टेंसेज इज सेम। तो क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ जो टेंस होगा वो भी वैसा ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे तो आपको इसका मतलब भी समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, वेन एवर द अलार्म क्लॉक रिंग्स, जब कभी भी अलार्म क्लॉक बजती है, आई टर्न,
मैं टर्न करता हूं अर्थात इधर उधर घूमता हूं या मूव करता हूं, करवट लेता हूं। स्ट्रेच में थोड़ा सा अपने आप को फैलाता हूं। एंड रोल ओवर अनदर 5 मिनट्स, और फिर से एक तरफ को मैं अगले 5 मिनटों के लिए फिर से रोल कर जाता हूं फॉर लास्ट स्लीप, अंतिम स्लीप के लिए। तो यहाँ पर एक बात है जो एक व्यक्ति ये कह रहा है कि जब कभी भी सवेरे अलार्म क्लॉक बजती है तो वो 2-3 एक्शन एक साथ करता है। जरा देखिए यहाँ पर क्या है, यह एक ही समय पर, लगभग एक ही समय पर करता है। एक तो यहाँ पर वर्ब हुई ये प्रेजेंट टेंस, एक वर्ब ये है, दूसरी वर्ब ये है, तीसरी वर्ब ये है और फिर चौथी वर्ब ये है। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये 4 एक्शंस हैं एक ही सेंटेंस में, या पैसेज भी हो सकता है। यहाँ पर ये 4 सेंटेंस वर्ब्स हैं और इन चारों वर्ब्स को आप ध्यान से अगर समझेंगे तो पाएंगे कि ये लगभग एक ही समय पर घटित हो रही है। सारी की सारी जो वर्ब्स हैं, जो एक्शंस हैं, वो एक ही समय पर हैपन हो रहे हैं, घटित हो रहे हैं। देखिए, घंटी का बजना यानी अलार्म क्लॉक का बजना, बजने के बाद मेरा करवट बदलना, फिर इसके बाद फैलना, स्ट्रेच करना और फिर इसके बाद फिर से रोल ओवर, यानी एक के बाद एक ऑलमोस्ट एक ही समय पर ये सारे के सारे वर्ब्स घटित हो रही हैं। तो अब एक जनरल रूल है कि अगर किसी भी टेंस में कोई वर्ब्स एक या दो से अधिक वर्ब्स हैं एक ही समय पर अगर वो हैपन होती हैं, घटित होती हैं, तो उनका जो सीक्वेंस होगा टेंस का वो भी सेम होगा। मतलब अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, मींस प्रेजेंट टेंस में ही होंगी, राइट। दूसरे सेंटेंस को जरा देखिए, सी ओपनड हर आर्म्स, उसने अपनी बाहें खोली, टू द ऑडियंस, मींस ऑडियंस के सामने उसने अपनी बाहें खोली, स्माइल्ड, मुस्कुराई और मुस्कुरा करके बोड डीपली, और झुककर अभिवादन किया। यहां पर जरा देखिए यहां पर क्या हो रहा है, एक ही सेंटेंस में यहां पर 3 एक्शंस हो रहे हैं, यानी 3 एक्शंस हैं, ओपेंड, स्माइल्ड एंड बोड। देखिए यहां पर ये तीनों ही टेंसेस क्या है कि एक के बाद एक लगभग एक ही समय पर घटित हो रहे हैं। बस आपको इतना देखना है। तो जनरल रूल एक यही है कि जब भी हम कभी बात करते हैं और हमारे बात करने पर या राइटिंग करने पर हम उन एक्शंस जो घटित होने वाले एक्शंस हैं वो सारे के सारे एक ही समय पर या अराउंड एक ही समय पर अगर वो घटित होते हैं तो उनका सीक्वेंस ऑफ टेंस सेम होगा, यानी एक जैसा ही होगा। इस बात को आप जनरली अपने दिमाग में हमेशा ही रखें जब भी आप इंग्लिश स्पीकिंग करें या इंग्लिश राइटिंग करें। अब बढ़ते हैं वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स की ओर जहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग मूव करते हैं उन रूल्स की ओर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज से रिलेटेड हैं, और करेक्ट इंग्लिश लिखने के लिए और बोलने के लिए इनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अदरवाइज वो सेंटेंसेस हमारे रॉन्ग हो जाते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर बोर्ड एग्जाम्स में भी यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जरा देखिए यहां पर क्या है, लिखा हुआ है रूल नंबर 1, इफ द वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लॉज इन पास्ट टेंस। ध्यान से सुनिए, अगर प्रिंसिपल क्लॉज में प्रयुक्त हुई जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में है तो द वर्ब इन सबऑर्डिनेट क्लॉज मस्ट बी इन पास्ट टेंस। तो ध्यान रखिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया भी पास्ट टेंस में ही होनी चाहिए। इन एग्जांपल्स को जरा आप ध्यान से देखिए तो आपको बात बेहतर तरीके से समझ में आएगी। देखिए कि ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें एक क्लॉज है यहां पर प्रिंसिपल क्लॉज, इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज। ही फेल्ड, और फिर इसके बाद यहां पर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हुआ है बिकॉज, और यहां से शुरू हो रही है आपकी एक ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, राइट। अब आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना होता है, या आप लोगों ने अभी तक जान ही लिया होगा कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब पास्ट टेंस में है, देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है यहाँ पर, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो अब ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इस सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब भी पास्ट टेंस में ही होगी। देखिए जरा, बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, डिड ये पास्ट टेंस में ही होगी, ऐसा एक रूल है। ओके, अगला सेंटेंस भी देखते हैं। ही आस्क्ड, उसने पूछा मुझसे, उसने मुझसे पूछा, तो आस्क्ड ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब अगर यहाँ पर ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो ये निश्चित है कि इस सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब भी पास्ट टेंस में ही होगी, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी पास्ट टेंस में ही इस वर्ब को यूज किया गया है। ये एक स्टैंडर्ड रूल है। तो इस रूल को तो सभी बच्चे लोग ऑलमोस्ट जानते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो अब से फॉलो करना शुरू कर दीजिए, लेकिन आपको ये एक्सेप्शंस जो मैं अब बतलाने जा रहा हूं
इस रूल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक्सेप्शंस, कि कहाँ पर ये रूल लागू नहीं होता है, ये जानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उन जगहों पर भी आप इन रूल्स को लागू करेंगे जहाँ पर वो लागू नहीं होते हैं, तो बस वहीं पर वो रॉन्ग होते हैं और वहीं से वो क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ये तो जनरली राइटिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेनेवर यू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, देन you should follow these rules very strictly, but always remember all those exceptions। उन सारे के सारे अपवादों को भी आपको याद रखना होगा, तभी आप करेक्टली इंग्लिश बोल भी पाएंगे या लिख पाएंगे। अब चलिए एक्सेप्शन नंबर 1 की हम बात करते हैं, उसमें क्या है। और शायद अगर आपने नरेशन पढ़ा है तो ये वाला रूल भी आपने एक्सेप्शन के अंदर पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? इफ देयर इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ, अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है कहीं पर, सार्वभौमिक सत्य जो हमेशा सत्य होता है, कल भी था सत्य, आज भी है और कल भी रहेगा, ऐसा कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, या कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो, गणितीय गणना हो अगर कहीं पर, और हिस्टोरिकल फैक्ट हो, कोई ऐतिहासिक तथ्य हो, या फिर मॉरल गाइडलाइंस हो, किसी सेंटेंस में नैतिक गाइडलाइंस दी हुई हो, नियम बतलाए गए हो, या कोई हैबिचुअल एक्शंस हो, तो क्या होता है? द वर्ब इन सबऑर्डिनेट क्लॉज रिमेन्स इन प्रेजेंट टेंस। तो ध्यान रखिए, अगर ये सारी की सारी बातें आपको किसी सबऑर्डिनेट क्लॉज में दिखाई पड़ती हैं, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि वहां पर फिर जरूरी नहीं होता है कि ये पास्ट टेंस में ही हो, नहीं, वो प्रेजेंट टेंस को ही फॉलो करता है, राइट। तो चलिए देखते हैं, यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। ही सेड, अब आप देखिए कि ये आपकी एक प्रिंसिपल क्लॉज है और इस प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया है क्या? पास्ट टेंस में। सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो यहां से शुरू होने वाली ये क्लॉज हो गई आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब देख लीजिए, रूल तो ये कहता है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया भी पास्ट टेंस में ही होनी चाहिए। लेकिन ये आपको देखना होगा कि क्या सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई ऐसी बात है क्या जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, मॉरल गाइडलाइंस हो, या हैबिचुअल एक्शंस हो। अगर ऐसा है तो फिर वहां पर वो रूल अब यहां पर लागू नहीं होगा। ओके, ये प्रेजेंट टेंस में ही बनेगी। देखिए, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये एक बात है जो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। कल भी घूमती थी, आज भी और कल भी घूमती रहेगी। बस उन्हीं को तो हम, उन्हीं बातों को तो यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं जो सदा सत्य होते हैं। ओके, तो यहां पर वो रूल लागू नहीं होगा और यहां पर ये रिवॉल्व्स ही यानी प्रेजेंट टेंस में ही ये वर्ब बनी रहेगी। ऐसे ही देखिए, ही सेड दैट 2 and 2 is 4। आप यहां पर देख रहे हैं 2 and 2, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसलिए इसका जो टेंस है वो भी प्रेजेंट टेंस में ही होगा। तो आपको इन बातों को हमेशा ही देख लेना है। एक और देख लेते हैं, कृष्णा टोल्ड इन गीता। कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा ने गीता में बतलाया, लाइफ इज नॉट विक्ट्री बट बैटल। ओके, तो इस तरीके के अगर कोई सेंटेंसेस होते हैं तो आपको वहां पर देखना है कि अगर ये सारी बातें कहीं पर दिखाई पड़े तो वहां पर इस नियम को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है, अर्थात वो वहां पर प्रेजेंट टेंस में ही वर्ब्स रहती हैं। तो यहां तक जो मैंने आपको बतलाया तो पॉसिबल है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, जाना होगा और आपके दिमाग में होंगे। बट यहां से आगे अब मैं आपको वो रूल्स बतलाने जा रहा हूं जो नॉर्मली बच्चों को नहीं आते हैं और वो गलतियां तो करते ही करते हैं। तो चलिए अगली स्लाइड में बढ़ते हैं जल्दी से। अब देखिए एक्सेप्शन नंबर 2, उसमें क्या है जरा देखते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, इफ द सबऑर्डिनेट क्लॉज बिगिंस विद द कंजंक्शन देन। ध्यान दीजिए, अगर कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज है और वो देन नामक किसी कंजंक्शन से, ये कंजंक्शन क्या होता है? कंपैरिजन बतलाता है। मीन्स ये वाली जो क्लॉज कहलाती है ये कहलाती है सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। तो आप जरा देखें कि अगर कोई सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन है और वो देन से शुरू होती है, कहां से? देन से। तो ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, इट्स वर्ब मे बी इन प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सबऑर्डिनेट क्लॉज की जो वर्ब है वो पास्ट में भी हो सकती है, प्रेजेंट में भी हो सकती है और फ्यूचर में भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू सेंस। जरा देख लीजिए यहां पर क्या सेंटेंस लिखा है। अभी आपको मैंने बताया, यदि प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया पास्ट टेंस में है तो रूल ये होता है कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी उसकी क्रिया भी पास्ट टेंस में ही होगी। लेकिन ये
कंडीशन लागू नहीं होती है उस समय जब कंजंक्शन के रूप में यहां पर देन लिखा होता है। क्या? देन, और वो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन होती है। राइट? तो अब जरा देखिए यहां पर ही लेफ्ट मी, ये प्रिंसिपल क्लॉज है और इसकी क्रिया है पास्ट टेंस में। यहां पर सेंस के अकॉर्डिंग ये पास्ट टेंस में भी हो सकती है। ही लव्ड मी मोर देन ही लव्ड यू, इसका मतलब क्या हुआ? वो मुझसे प्रेम करता था उससे अधिक जितना कि वह तुमसे प्रेम करता था। जी हाँ, अगर रेफरेंस पास्ट का है तो पास्ट टेंस में वर्ब हो सकती है, ये रेफरेंस प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है तो फिर वर्ब प्रेजेंट टेंस में भी हो सकती है। ही लव्ड मी, देखिए यहां पर ये क्या है? ये है प्रिंसिपल क्लॉज और इसकी वर्ब है पास्ट टेंस में, तो यहां पर भी पास्ट टेंस होना चाहिए, लेकिन नहीं। आपको देख लेना है कि अगर देन लगा हुआ है तो उसके बाद वो क्रिया रेफरेंस या जो सेंस है उस सेंस के अकॉर्डिंग वहां पर क्रिया किसी भी टेंस में हो सकती है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। ओके, यहां पर देखिए मैंने ये 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। देन से ये सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू हो रही है। यहां पर एक जगह पास्ट टेंस में है, एक जगह प्रेजेंट टेंस में है और एक जगह फ्यूचर टेंस में है, लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज की जो वर्ब है वो तीनों में ही पास्ट टेंस में है। आपको ये याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। अगला एक्सेप्शन उसी रूल का, कौन सा रूल? वही याद है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में तो फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में। लेकिन ऐसा तीसरे एक्सेप्शन में भी आपको देखने को मिलेगा कि अगर कोई सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज है तो सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज भी सेंस के अकॉर्डिंग किसी भी टेंस में हो सकती है, भले ही प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो। जरा देखिए, आई विजिटेड, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। आई विजिटेड द प्लेस, मैंने वो स्थान विजिट किया, ये पास्ट टेंस में है। ओके, वेयर, जहां पर एक्सीडेंट टुक प्लेस, जहां पर दुर्घटना घटित हुई, तो रेफरेंस यहां पर पास्ट टेंस का है, सो टुक प्लेस हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम। ये है आपकी एडजेक्टिव क्लॉज। ध्यान दीजिए क्या है एडजेक्टिव क्लॉज, कैसे? क्योंकि ये इस सबऑर्डिनेट जो कंजंक्शन है इससे पहले वो प्लेस रखा हुआ है और इस प्लेस को ये वाली क्लॉज मॉडिफाई कर रही है, इसलिए ये क्या हुआ? ये हुई आपकी एक सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। राइट? तो अब आप देख रहे हैं कि यहां पर पास्ट टेंस में है प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब, लेकिन और यहां पर भी पास्ट टेंस में है। इट्स ओके। लेकिन अब आगे देखते हैं, आई विजिटेड, यहां पर क्या है? ये पास्ट टेंस में। आई विजिटेड द विलेज, मैंने उस विलेज को विजिट किया। किस विलेज को विजिट किया? वेयर, जहां पर वह रहता है। अब आप देखिए यहां पर ही लिव्स लिखा हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू रूल क्या होना चाहिए? अगर प्रेजेंट ये पास्ट टेंस में है प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया, तो इस सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया भी पास्ट टेंस में ही होनी चाहिए। बट ये रूल लागू नहीं होता है उस समय अगर वो कोई एडजेक्टिव क्लॉज होती है। ओके, तो वहां पर सेंस के अकॉर्डिंग किसी भी टेंस में वर्ब हो सकती है। यहां पर देखिए प्रेजेंट टेंस में है, यहां पर देखिए फ्यूचर टेंस में है। आप देखिए, आई विजिटेड द होटल वेयर शी विल स्टे, मैंने उस होटल को विजिट किया जहां पर वह ठहरेगी। अब अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन रखी हो, देन से शुरू हो रहा हो अगर वो क्लॉज, तो वो किसी भी टेंस में हो सकती है और एडजेक्टिव क्लॉज की वर्ब भी किसी भी टेंस में हो सकती है अपने सेंस के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं रूल नंबर 2 देखते हैं, जहां पर हम एडवर्ब क्लॉज से रिलेटेड बड़े ही इंपॉर्टेंट रूल्स देखेंगे और उनके एक्सेप्शंस भी देखेंगे। हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में नरेशन पढ़ते समय आपको एक रूल पढ़ाया गया होगा, आपने जरूर पढ़ा होगा। यह है वो रूल, देखिए जरा क्या है। इफ द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो द वर्ब इन सबऑर्डिनेट क्लॉज में बी इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आपको यह पढ़ाया गया होगा। जरा हिंदी में मैं बतला देता हूं। अगर प्रिंसिपल क्लॉज आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो आपको बताया गया है नरेशन करते समय, जब आप दैट वाली क्लास बनाते हैं, कि वो वाली क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकती है, अर्थात प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में किसी भी टेंस में हो सकती है। ये एक जनरल रूल आप लोगों को पढ़ाया जाता है जब आप लोगों को नरेशन पढ़ाया जाता है हाई स्कूल में या इंटरमीडिएट में। तो पढ़ाया आपने, अच्छा इतना पढ़ लिया और जान लिया, लेकिन इसके बाद आगे इसके एक्सेप्शंस क्या हैं ये आप लोगों ने नहीं जाना और आप बहुत देर तक गलतियां करते रहते हैं। तो आज वो भी जान लीजिए। ये रूल जानना तो जरूरी है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है इन रूल्स के एक्सेप्शंस। तो चलिए अब देखते हैं जरा यहां पर क्या है। जी हाँ, तो जो रूल है वो ये कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया प्रेजेंट टेंस में है तो यहां पर सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया किसी भी टेंस में हो सकती है। देखिए यहां पर ऐसा हो सकता है, ही सेज दैट ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट,
वो कहता है कि वह उसे क्रिकेट खेलना पसंद है। ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर ये पास्ट टेंस भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ही सेज दैट ही लाइक्ड प्लेइंग क्रिकेट, ऐसे भी हो सकता है। सेंटेंस ग्रामेटिकली एकदम से करेक्ट होगा। या फिर यहाँ पर फ्यूचर टेंस की वर्ब भी हो सकती है, राइट? ओके, नो प्रॉब्लम, ये रूल आपने पढ़ा है, क्लियर। यहां पर अगर फ्यूचर टेंस की क्रिया है, मीन्स अगर यहां पर प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर टेंस लगा हुआ है तो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई भी टेंस हो सकता है, अर्थात ये प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है या फिर फ्यूचर भी हो सकता है। ओके, आप लोगों ने ऐसा पढ़ा हुआ है, तो बिल्कुल सही पढ़ा हुआ है। लेकिन ये एक्सेप्शंस भी पढ़े हुए हैं क्या? जरा देखिए, अगर ऐसा है तो फिर कैसा होगा? देखिए कैसा है। इफ सबऑर्डिनेट क्लॉज बिगिंस विथ, यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज अर्थात ये वाली जो क्लॉज है सबऑर्डिनेट क्लॉज, जहां पर से ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन रखा होता है, अगर ये क्लॉज बिगिन अर्थात शुरू होती है किससे? अनटिल से शुरू होती है। अच्छे से आप नोट कर लीजिए, ये सारे के सारे कंजंक्शंस भी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इसको नोट कर लीजिएगा, या पॉज कर लीजिए अपनी कॉपी और पेन में इसको नोट करते चलिए। देखिए जरा, अनटिल, अगर अनटिल से शुरू हो रही है, टिल से शुरू हो रही है, एज सून एज से शुरू हो रही है, व्हेन से शुरू हो रही है, बिफोर से शुरू हो रही है, इट से शुरू हो रही है, अनलेस इवन इफ या एज से शुरू हो रही है। तो ध्यान दीजिए कि अगर कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज इन कंजंक्शंस से शुरू होती है, और एक बात, और प्रिंसिपल क्लॉज इज इन फ्यूचर टेंस, और अगर उन सेंटेंसेस की जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो फ्यूचर टेंस में है, तो फिर ध्यान दीजिए द वर्ब इन सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज की जो वर्ब होगी अर्थात इन कंजंक्शन से शुरू होने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। ध्यान दीजिए आप। खैर, ये तो रूल हो गया, एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे तो ये रूल एकदम से क्लियर हो जाएगा। जरा देखिए यहाँ पर क्या है, ये है आपकी एक प्रिंसिपल क्लॉज। ओके, देखिए जरा, वी शैल नॉट गो टू मार्केट, हम मार्केट नहीं जाएंगे, इफ कंजंक्शन ये लगा, यहां से हो गई आपकी अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ध्यान दीजिए, कहा यह जा रहा है इस एक्सेप्शन में कि अगर आपकी प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में है, ध्यान दीजिए, अगर प्रिंसिपल क्लॉज आपकी फ्यूचर टेंस में है, प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में है, तो इन कंजंक्शन से शुरू होने वाली जो क्लॉज होगी वो कौन सी होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी। इफ इट रेन्स, ऐसा होगा। हिंदी बोलते समय तो आप दोनों ही सेंटेंसेस फ्यूचर टेंस में बोल लेते हैं। अगर पानी बरसेगा तो मैं बाजार नहीं जाऊंगा, मैं बाजार नहीं जाऊंगा अगर पानी बरसेगा, आप दोनों ही सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस में फ्यूचर टेंस में बोल लेते हैं। लेकिन इंग्लिश में आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं, आपको ये रूल्स निश्चित ही फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप वैसा करते हैं तो वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ओके, अगला सेंटेंस देखिए, ही विल वेट, वो इंतजार करेगा, और यहां पर हमने टिल लगाया, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और आगे टिल से शुरू होने वाली जो एडवर्ब क्लॉज बनेगी वो क्या होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी। ये अब आप यहां पर पास्ट या फ्यूचर में नहीं कर सकते, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होगी। यहां पर भी देख लीजिए, आई शैल आस्क हिम, मैं उससे पूछूंगा, व्हेन ही मीट्स मी, जब वो मुझे मिलेगा तो मैं उससे पूछ लूंगा, जब वह मुझे मिलेगा मैं उससे पूछ लूंगा। तो आप ऐसा सेंटेंस भी बोलते हैं। तो अगर व्हेन से भी सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू होती है तो वह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी। कब? जब आपकी ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो आपके फ्यूचर टेंस में है। ओके, अच्छा, अब देख लेते हैं इसका उल्टा भी। कैसा? यहां पर ये रखी हुई है, क्या ये रखी हुई है? प्रिंसिपल क्लॉज पहले रखी है और सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में रखी हुई है। तो उल्टा भी हो सकता है, मीन्स सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले हो सकती है, अर्थात ये देखिए, इफ सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले आ गई, इफ कंजंक्शन हमने पहले लगा दिया। और अगर ऐसा भी आ जाए, आप ऐसे भी कह सकते हो, बात वो वही है, लेकिन अगर आप कहना चाहें तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि कोई सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज से शुरू होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो आगे आने वाली जो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है वो फ्यूचर टेंस में होगी। आप कहने को ऐसा कह सकते हैं। कैसा? जैसे अभी हमने कहा कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया फ्यूचर टेंस में है तो सबऑर्डिनेट यानी इन कंजंक्शन से शुरू होने वाली जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी। ओके, अब अगर ये
क्लॉज पहले रखी है तो आप बात को ऐसे भी कह सकते हो कि यदि कोई सेंटेंस किसी सबऑर्डिनेट क्लॉज से शुरू होता है और वो सबऑर्डिनेट क्लॉज इन कंजंक्शन से शुरू होती है और अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में होगी। क्लियर? आप ऐसा भी कह सकते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, ये पहले आ सकती है, क्लॉज पहले आ सकती है, आ जाएगी तो आपको कॉमा लगा देना है पहले अगर आ गई, और अगर बाद में आई है तो कॉमा लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। ओके। हालांकि ऐसा नहीं होता है कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया ऐसी हो तो प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया ऐसी होगी, नहीं। वास्तव में सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया तो प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया से ही गवर्न होती है। बस हाँ, कभी कभी ये सेंटेंसेस शुरुआत से लिखे जाते हैं, यानी पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज आती है बाद में प्रिंसिपल क्लॉज आती है, तो फिर आप कहने के लिए ऐसा ज़रूर कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात आप नोटिस करिए ज़रा। क्या नोटिस करें कि यहाँ पर ये जो अनटिल है, टिल है, एज सून एज है, व्हेन है, बिफोर है, ये सारे के सारे टाइम बतलाने वाले कंजंक्शंस हैं। तो इन कंजंक्शन से शुरू होने वाली जो क्लॉज बनेगी वो कौन सी बनेगी? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम बनेगी। ओके, तो ध्यान रखें कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रखना है यदि प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में होती है। फिर से सुनिए, यदि प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में होती है तो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी। ओके, अच्छा, अब आगे जरा देखिए वो कौन से कंजंक्शंस हैं। इफ है, अनलेस है, इवन इफ है और एज है। तो इफ एंड अनलेस, इवन इफ, इनसे क्या शुरू होती है? ये है सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। तो ध्यान दीजिए, यदि कोई सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन रखी होती है तो भी वही उसकी कंडीशन होती है। क्या? कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में है तो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होगी। बस इतनी सी बातें अगर आप याद रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे, तो फिर आई होप कि आप लोग करेक्ट इंग्लिश बोल सकते हैं, करेक्ट इंग्लिश लिख सकते हैं जब कभी भी आप आर्टिकल राइटिंग करें, जब कभी भी आप एसे राइटिंग करें या किसी पोएम को एक्सप्लेन करें, तो फिर आपको इन सारे के सारे सेंटेंसेस से आपका पाला ज़रूर पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो आप करेक्ट इंग्लिश लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट क्यों कर रहे हैं, जल्दी से आप सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।